अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ ज़ारा शफी। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए आपको बताते हैं कि साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हल्फी के मामले में बड़ा इंकशाफ सामने आ गया है। पाकिस्तानी अंग्रेजी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक राना शमीम ने बयान हल्फी पर दस्तखत नवाज शरीफ के दफ्तर में किए। आज समंदर पार बैठे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एक बार फिर मुल्की सियासत में इन। नवाज शरीफ के सामने राना शमीम के बयान हल्फी पर दस्तखत करने के इंकशाफ ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। पाकिस्तानी अंग्रेजी अखबार में शाया रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है साबिक चीफ जज गिलगित बिल्तिस्तान राना शमीम अपने मुतनाज़ बयान हल्फी पर दस्तखत साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दफ्तर में किए थे। अखबार ने यह भी दावा किया कि राना शमीम ने अपना हलफनामा भी नवाज शरीफ के दफ्तर में उनके सामने ही नोटराइज कराया था। रिपोर्ट के मुताबिक राना शमीम साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के करीबी दोस्त हैं। राना शमीम के जिस बयान हल्फी में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार समेत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जजेस पर इल्जामात आयद किए गए, उस पर दस्तखत नवाज शरीफ के दफ्तर में ही किए गए थे। रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया कि नवाज शरीफ जस्टिस साकिब निसार की जगह अपने दोस्त राना शमीम को चीफ जस्टिस बनाना चाहते थे। नए इंकशाफात ने एक बार फिर शरीफ फैमिली को सिसिलियन माफिया साबित कर दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सरबराह नून लीग को आड़े हाथों ले लिया। अपने ट्विटर पैगाम में उन्होंने कहा कि साबित हो गया कि ये माफिया इदारों को किस तरह ब्लैकमेल करने की सलाहियत रखता है। राना शमीम ने जस्टिस साकिब निसार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान के खिलाफ हलफनामा नवाज शरीफ के दफ्तर में उनके सामने नोटराइज कराया। अंग्रेजी अखबार के इंकशाफात पर शहजाद अकबर भी खामोश न रहे। अपने ट्वीट में शहजाद अकबर ने सवाल उठाया कि इंकशाफ हुआ है, नवाज शरीफ ने राना शमीम से हलफनामे पर दस्तखत कराए। बड़ा सवाल ये है कि सहाफी को काबिल एतराज हलफनामा किसने दिया? राना शमीम ने कहा था हलफनामा सेफ में है, क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है? शहजाद अकबर ने कहा कि शरीफ खानदान ने अदलिया पर हमले की मंसूबाबंदी की, जो कुछ भी था काबिल एतराज और पहले से तयशुदा था। नवाज शरीफ ने इदारों के खिलाफ बात करने के अलावा कुछ नहीं किया। नवाज शरीफ बिल्कुल सेहतमंद हैं, अगर वापस आना चाहें तो जेब से टिकट ऑफर करता हूं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद की। शहबाज शरीफ के ऊपर करप्शन के जितने इल्जाम हैं और किसी पर नहीं। शरीफ और जरदारी खानदान मुल्क की दौलत बाहर ले गए। नवाज शरीफ साहब ने आना है तो जनाब मैं अपनी जेब से उनको टिकट ऑफर करता हूँ, आज कराची आए और एक वन साइडेड टिकट भी अलाउ भी करता हूँ। इतना सारा ड्रामा करके आप बीमारी का गए, अल्लाह आपको सेहत दे और यकीनन सेहतमंद है, क्योंकि किसी डॉक्टर को तो आपने दिखाया ही नहीं। और सिवाय वहाँ से अदलिया पर वार करने के, पेपर्स तैयार करने के अलावा वहाँ आपने कुछ नहीं किया। 3 आपके खानदान के लोग यहाँ मौजूद हैं, आप भी आ जाए, बिस्मिल्लाह करें, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। इमरान खान कहीं नहीं जा रहा। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी जनाब हमारा हाथ होगा और इनके गिरबान होंगे। शक्ल देखें आप अपनी। दुनिया में जितनी बड़ी करप्शन के प्रूव आपके खिलाफ हैं, दुनिया में किसी शख्स के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसमें जरा बराबर उसको शक नहीं है कि नवाज शरीफ और आसफ जरदारी खानदान एक करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश और एक्स्ट्रावेगेंट इस मुल्क की दौलत बाहर ले जाने वाले TTP के साथ बिलवास्ता राब्ते जरूर हैं, बराह रास्त उनसे नहीं हुए हैं। आपने जो करना है करें, जो कहना है कहें, जाना तो पड़ेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के बयान पर रद्द अमल। कहते हैं हुकूमत को नवाज शरीफ के वापस आने का खौफ सोने नहीं दे रहा है। ना लायकी, ना अहली और करप्शन का सुनामी लाने वालों की चीखें निकल रही हैं। इनकी प्रेस ब्रीफिंग सिर्फ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ पर है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान नियाजी के चपड़ासी के बयान से साबित हो गया कि ये ना सिर्फ घबराए हुए हैं बल्कि बौखलाए हुए भी हैं। सेनेट के साबिक चेयरमैन और पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी कहते हैं कि हमारी क़यादत मुल्क से भागने वाली नहीं, भागने वाले और हैं। नवाज शरीफ पर केसेस हैं, उन्हें मुल्क वापस आकर तमाम केसेस का सामना करना चाहिए। इस मुल्क में सियासत करनी है, उसने इस मुल्क में बैठ के करनी है। मेरी क़यादत कभी भागी नहीं, भुट्टो से लेके मोहतरमा तक और मोहतरमा से लेकर आसफ अली जरदारी तक हम भागे नहीं, कभी भागने वाले और। जो हमें हुकूक नहीं देगा या तो वो रहेगा या फिर हम। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी ने सिंध हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। मुस्तफा कमाल ने 2 जनवरी को वज़ीर आला हाउस कराची के बाहर एहतजाज की भी कॉल दे दी है। बोले सिंध हुकूमत के सियासी हेडक्वार्टर्स के बाहर इनके खिलाफ इनकलाब का ऐलान होगा।
کہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں, باتوں سے نہیں مانیں گے. ان حکمرانوں کے محلوں میں یہ آواز نہیں جا رہی. یا تو ہمیں حقوق ملیں گے یا موت کو گلے لگائیں گے. بولو تیار ہو, تیار ہو. پہلی گولی مصطفیٰ کمال کو لگے گی, پھر کسی کو لگے گی. اب اگلی بات وزیر اعلیٰ ہاؤس پر ہوگی انشاءاللہ تعالی. ہم 2 جنوری کو انقلاب کی ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ سے کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ 2013 اور 2021 کا بلدیاتی نظام کو اس کو کینسل کرو اور 2001 کا بلدیاتی نظام نافذ کر کے ہم سے مذاکرات شروع کرو. مجلس وحدت المسلمین نے سندھ حکومت کے بلدیاتی ترمیمی بل کا اثر نو جائزہ لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے 29 دسمبر کو آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان کر دیا. MWM سندھ کے صوبائی سیکرٹری سیاست سید علی حسین نقوی نے نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلدیاتی ترمیمی بل کے جن نکات پر دیگر اسٹیک ہولڈرز تحفظات ظاہر کر رہے ہیں, حکومت کو ان پر نظر ثانی کرنا ہوگی. ان پیچیدگیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے MWM نے آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا ہے. انہوں نے کہا, ہم کراچی شہر کے مسائل کا حل چاہتے ہیں. جو شہر ملک کو 70% ریونیو دیتا ہے اسے مکمل طور پر نظر انداز رکھا گیا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ سندھ میں بلدیاتی اداروں کے لیے قانون بنا لیا ہے. بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ہماری تیاریاں مکمل ہیں. الیکشن کمیشن کو کہہ دیا ہے کہ آئندہ سال کے ماہ فروری یا پھر مارچ میں بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں. میں خود الیکشن کمیشن سے جا کے ملا تھا اور میں نے درخواست کی تھی کہ فیبری مارچ کے اندر بلدیاتی الیکشنز کرا دی جائیں, اس لیے اس کے بعد اپریل میں رمضان شریف آ جائے گا, پھر بجٹ ہو جاتا ہے, کچھ گرمیوں کا موسم ہو جاتا ہے. تو مجھے پوری امید ہے, ہماری طرف سے پوری تیاری ہے, قانون ہم نے بنا دیا ہے اور الیکشن کمیشن سے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ وہ فیبری اور مارچ میں بلدیاتی الیکشن کرا دیں. میرے خیال ہے عمران خان بہتر جواب دے سکتا ہے اس کا کہ کیا الطاف حسین سے اس کو بات کرنی, اس لیے کہ MQM تو خود ہمارے سامنے اسمبلی کے اندر اپنے لیڈر کو جو ہوتا تھا ان کا اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن اب PTI شاید نیا لیڈر ڈھونڈ رہی ہے, اس لیے عمران خان سے اب نہیں چلتی. قومی سلامتی پر غور کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کی زیر صدارت ہونے والے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں افغان صورتحال اور قومی سلامتی کے دیگر معاملات زیر غور آئیں گے. قومی سلامتی کمیٹی کو تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی. اجلاس میں عسکری حکام اور سینئر وزراء شریک ہوں گے. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید, وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری اور معید یوسف شرکت کریں گے. ابھی کچھ بات کریں گے ملک میں بڑھتے ہوئے گیس بحران کی. ملک بھر کے عوام گیس بندش کے سبب بلبلا اٹھے ہیں. کئی خواتین نے احتجاج کیا تو کہیں مرد حضرات دکھڑے سناتے رہے. کمرشل صارفین نے بھی خوب بھڑاس نکالی. گیس بندش پر شہریوں نے کیا رد عمل دیا ہے, اس رپورٹ میں ملاحظہ کیجیے. کراچی تا خیبر اور گلگت تک گوادر, ملک بھر میں گیس کا بحران. صنعتی, کمرشل اور گھریلو صارفین سبھی ہیں عذاب میں مبتلا. بالائی علاقوں میں سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی گیس کی بندش کا دورانیہ بھی بڑھ گیا ہے. امور خانہ داری میں مشکلات سے 2-4 خواتین سڑکوں پر آئیں اور حکمرانوں کو کھری کھری سنائیں. یہ گیس کا نام و نشان نہیں ہوتا. جب بل آ جاتے ہیں 3 سے 4 ہزار بل آ جاتے ہیں, غریب بندے ہم اتنا افورڈ نہیں کر سکتے. بچے چھوٹے چھوٹے سارا دن بھوک سے اور دودھ سے ترستے رہتے ہیں. ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے سردی ہوتی ہے تو ادھر ادھر سے جو علاقوں سے لوگ ہیں وہ آتے ہیں, مہمانداری بھی ہوتی ہے, پھر آفس کا بھی مسئلے ہیں, اسکول کے بھی مسئلے ہیں, کوئی آیا گیا بھی ہوتا ہے تو اس میں بہت زیادہ دیر ہوتی ہے. خاندان کی کفالت کا بیڑا اٹھائے مرد حضرات بھی گیس بحران پر پھٹ پڑے. بولے کہ گیس بندش کے سبب روز باہر سے کھانا منگوانا پڑ رہا ہے. ایسے ہی چلتا رہا تو مہینے کا بجٹ ہفتے میں ہی ختم ہو جائے گا. روز کی روٹین ہے, صبح ہم اٹھتے ہیں گیس نہیں ہوتی, شام کو بھی یہی روٹین ہے, اس لیے ہم لوہڑی کعبے پہ آئے ہیں کھانا کھانا. بڑی مشکلات کا سامنا ہے, گھر میں گیس نہیں ہے تو لکڑیاں جلانی پڑتی ہیں, زیادہ تر یہاں آ کے کھانا پڑتا ہے. کمرشل صارفین بھی گیس بندش کے خلاف سیخ پا نظر آئے. کہتے ہیں حکمرانوں کی مہربانی کے سبب مہنگی LPG استعمال کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں. سلنڈر یوز کرنا پڑتا ہے, وہ بھی مہنگے, 230 روپے کا کلو پڑتا ہے ہم لوگوں کو. گیس بحران سے تنگ خلق خدا کے بگڑے تیور دیکھے تو وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر نے ٹویٹر سنبھالا اور شہریوں کو نیا لالی پاپ دے ڈالا. کہا کہ گیس بحران سے نمٹنے کے لیے حکومت نے
प्लान भी बना लिया है। जनवरी में LNG कार्गो न मिलने की सूरत में फर्नेस ऑयल से काम चलाने का फैसला किया है। अपने ट्वीट में हम्माद अजहर ने मजीद कहा कि हमारे पास 6000 टन योमिया फर्नेस ऑयल मौजूद है। गैस बहरान के मुस्तकिल हल के लिए मजीद ऑयल मंगवाने पर भी गौर कर रहे हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने मुल्क में जारी गैस बहरान का जिम्मेदार पीपल्स पार्टी को करार दे दिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, पाकिस्तान में गैस का बहरान 2009 से शुरू हुआ और हर साल इसकी शिद्दत में इजाफा होता गया। शहबाज गिल ने कहा, उस वक्त की बरसरे इख्तिदार जमात ने मुजरिमाना तर्ज अमल अपनाते हुए हुकूमत के आखिरी साल इलेक्शन जीतने के चक्कर में अपने अरकान के हलकों में गैस फराहमी की स्कीमों की मंजूरी दी और आज यही लोग गैस का मातम करते नजर आते हैं। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि वफाकी हुकूमत की नाअहली है कि आज डॉलर बढ़ गया, चीनी और आटा महंगा हुआ, बिजली के यूनिट में 3 सालों में 22 रुपए तक का इजाफा हुआ और अब गैस का बहरान है। डॉलर 120-22 का था इनकी हुकूमत आने से पहले और इनके कुछ अरसे में वो आज 181-82 का है और मिल नहीं रहा। आटे की कीमत भी इसी तरह बढ़ी, जो चीनी है, आम चीज़ें कोई भी आप ले लें, दाल ले लें, सब्ज़ी ले लें, गोश्त ले लें, घी ले लें, और वो सारी चीज़ें इनकी नाअहली की वजह से। वैसे भी CEC की मीटिंग्स होती हैं, लेकिन इस वक्त ज़रूर CEC की मीटिंग होती है और उसमें जो मुल्की हालात हैं, जो मेन इश्यूज़ हैं, वो डिस्कस होते हैं। तो ज़रूर ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी और उसके बाद जो वो उनका एलामिया होता है उसमें आप सबके इल्म में आ जाएगा कि क्या फैसले हुए। पाकिस्तानी निशात अमरीकी खातून वजीहा सवाती के कत्ल के हवाले से उनके साबिक शौहर और मरकजी मुल्जिम रिजवान हबीब ने चशम कुशा इंकशाफात किए हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुल्जिम ने बताया कि उसने वजीहा को तेज धार आले से कत्ल किया और लाश गाड़ी की डिक्की में छुपा के अपने करीबी रिश्तेदार के घर हंगू मुंतकिल की। मुल्जिम ने इंकशाफ किया कि उसने मुल्क से फरार होने का मंसूबा बना लिया था। वो पोलैंड जाकर पनाह और शहरियत लेना चाहता था। कहते हैं जन, जर और जमीन तमाम फसादात की जड़ हैं। रावलपिंडी में भी जर तलब जानवर नुमा इंसान ने अपनी ही साबका ज़ौजा को सिर्फ जायदाद के तनाज़े पर बेरहमी से कत्ल कर दिया। पाकिस्तानी निशात अमरीकी खातून वजीहा सवाती कत्ल के मरकजी मुल्जिम और मकतूला के साबिक शौहर रिजवान हबीब ने पुलिस तफ्तीश में कई इंकशाफात किए। पुलिस ज़राए ने बताया कि मुल्जिम ने साबका बीवी से जायदाद के तनाज़े का एतराफ़ कर लिया। उसने बताया कि उसके बाप ने उसे बताया था कि वजीहा को कत्ल करने में सिर्फ 50,000 रुपए लगेंगे। मुल्जिम ने बताया कि उसने वजीहा को तेज धार आले से कत्ल किया और उसकी लाश गाड़ी की डिग्गी में छुपाकर हंगू में एक करीबी रिश्तेदार के घर ले गया। मुल्जिम ने इंकशाफ किया कि उसने मुल्क से फरार होने का मंसूबा बनाया था और इसके लिए पासपोर्ट भी हासिल कर लिया था। वो पोलैंड जाकर पनाह और शहरियत हासिल करना चाहता था। पुलिस ज़राए के मुताबिक वजीहा का पोस्टमार्टम DHQ अस्पताल रावलपिंडी में हो गया, लेकिन रिपोर्ट आने तक कुछ भी कहना क़ब्ल वक्त है कि कत्ल किस तरह किया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक कातिल और कत्ल में मुलव्विस सहूलतकारों को भी कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। मुल्जिम रिजवान का मजीद जिस्मानी रिमांड हासिल करने के लिए उसे कल अदालत में पेश किया जाएगा। मकतूला की तदफीन का फैसला होने तक मैयत सर्दखाने में रहेगी। खानदानी ज़राए के मुताबिक वजीहा के बच्चों ने वालदा की तदफीन पाकिस्तान में करने से मना कर दिया, जिसके बाद अमरीकी सिफारत खाना मैयत न्यूयॉर्क भेजने के इंतजाम कर रहा है। कराची में तहरीक बेदारी उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुरानी नुमाइश चौरंगी से तिब्बत सेंटर तक मुर्दाबाद इस्राइल रैली निकाली। रैली में बच्चों, नौजवानों, खवातीन और बुजुर्गों समेत मजहबी और समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कराची में इसराइल के नापाक अज़ाइम और मजलूम फ़लस्तीनियों पर जारी जाहिरियत के खिलाफ तहरीक बेदारी उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दाबाद इसराइल रैली निकाली। मुर्दाबाद इसराइली रैली पुरानी नुमाइश चौरंगी से तिब्बत सेंटर तक निकाली गई। रैली में शरीक मजहबी और समाजी शख्सियात ने रैली के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि इसराइल के मजालिम और जाहिरियत के खिलाफ उम्मत मुस्लिमा एक है और हर जाहिरियत का मुकाबला करने की अहलियत भी रखती है। बाकायदा तौर पर अपनी जारहियत शुरू की और मशरिक़ वस्ता को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है और साथ ही साथ ये ईरान को धमकियाँ दे रहा है कि हम ईरान के ऊपर हमला कर देंगे। इसराइल मुर्दाबाद रैली में बच्चों, बुजुर्गों, नौजवानों समेत खवातीन की भी बड़ी तादाद शरीक
यकजहती। शुरका ने इसराइली और अमरीकी झंडे पैरों तले रौंद कर मजलूम फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती किया। रैली में इसराइल के खिलाफ बैनर्स भी आवेजा किए गए थे। और रावलपिंडी अंदरूनी शहर का भाबड़ा बाजार कदीम हवेलियों और दिलफरेब फन तामीर के हवाले से पहचाना जाता है, लेकिन यहाँ की बेतरतीब इमारतें अजनबियों के लिए किसी मखसूस जगह की तलाश मुहाल कर देती हैं। भाबड़ा बाजार की हवेलियों की तारीखी अहमियत से रोशनास होते हैं बिस्मा रफीक की इस रिपोर्ट में। भाबड़ा बाजार की ये बुलंदो बाला इमारतें खूबसूरत आर्किटेक्चर लेकिन निहायत खस्ता हाली का शिकार। भाबड़ा बाजार की ये तंग गलियां और इमारतें गुज़िश्ता 2 सदियों की सर्दो गर्म की गवाह हैं। इसी जमाने में रावलपिंडी शहर के दरवाजे भी हुआ करते थे जिनके अब निशान तक नहीं। अलबत्ता भाबड़ा बाजार का सैयद दरवाजा माजी की यादगार है। सुजान सिंह हवेली को ताजिर राय बहादुर सुजान सिंह ने 1893 में तामीर किया था, जो अब खंडरात का मंजर पेश कर रही है। पुरानी हवेली है यहाँ रावलपिंडी में और आई थिंक इसका हमें बहुत अच्छा सा ख्याल रखना चाहिए, वरना नहीं तो इसका आर्किटेक्चर बहुत जल्दी डिमोलिश हो जाएगा और बहुत मतलब इट्स वेरी हिस्टोरिकल, सो वी शुड डेफिनेटली टेक केयर ऑफ इट। खूबसूरत नक्शो निगार से मज़य्यन ये खस्ता हाल इमारतें हुकूमती तवज्जो की तलबगार है। इलाका मकीनों का कहना है कि इंतजामिया इस कौमी विरसे की हिफाजत करे। इसको सही डेकोरेट करें ना, इसके अंदर बेहतरीन तरीके का आपका फॉरनर आता है, टूरिस्ट आता है, बड़े पीटे जी ये आएगा वो आएगा, कोई काम तो करो। सियाह दूर दराज से सुजान सिंह की हवेली देखने आते हैं, लेकिन इसकी खस्ता हाली देखकर मायूस लौट जाते हैं। बहुत कदीम इमारतें हैं और ये इमारतें पाकिस्तान बनने से काफ़ी पहले की हैं, तो इस लिहाज से गवर्नमेंट को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ज़माना कदीम की ये खस्ता हाल इमारतें बीते एतवार की दास्तान बयान करती थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ अब ये दास्तान भी ख़त्म होने को है। रावलपिंडी की ये कदीम इमारतें रावलपिंडी का असल चेहरा भी है और कदीम विरसे की पहचान भी। यहाँ कदम कदम पर कदीमी विरसे के आसार बिखरे हैं। कैमरामैन रिजवान अली के साथ बिस्मा रफीक, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हैं। मुल्क में बारिशों के सिस्टम ने बलूचिस्तान के रास्ते एंट्री दे दी है, जिससे खुश्क सर्दी का खात्मा और सर्दी की शिद्दत में भी मजीद इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता रात मगरिबी हवाओं का सिस्टम ईरान के सिंध से बलूचिस्तान में दाखिल हुआ, जिसके बाद कोयटा, ज़ियारत, जोब, चमन और कलात में बारिश और हल्की बर्फबारी के बाद यकबस्ता हवाएं चल रही हैं। कोहिलू, सिब्बी, बारखान, खुजदार, कलात, किला अब्दुल्ला, पिशीन, नसीराबाद, मस्तूंग, किला सैफुल्ला में गरज चमक के साथ बारिश हुई। मलकाई कोहसर, मरी, वादी सवात और मालम जुब्बा में भी बर्फबारी के बाद मौसम शदीद सर्द हो गया। गलियात में बर्फबारी का नया स्पेल पहुँच गया, जिसका सिलसिला मंगल तक जारी रहेगा। लोअर दीर में बारिश और बालाई इलाकों पर बर्फबारी से तवील खुश्क साली का खात्मा हो गया। लाहौर में बूंदाबांदी के साथ मौसम अबर आलूद रहा। सियालकोट, मंचानाबाद, खानेवाल, जहलम, चुश्तियाँ, बिहाड़ी, बोरेवाला, बहावल नगर, सांगला हिल, पाकपतन और सादकाबाद में भी बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। कराची में दिन भर मौसम अबर आलूद रहा, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में 28 दिसंबर से सर्दी की नई लहर आने की तवक्को है। 5 जनवरी तक दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे जा सकता है। जापान में जारी शदीद बर्फबारी की वजह से अंदरूनी और बैरून मुल्क परवाजों का शेड्यूल दरहम बरहम होकर रह गया है और 100 से ज़ायद परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। मुल्क के शुमाली और मगरबी हिस्सों में शदीद बर्फबारी जारी है। परवाजों की मनसूखी और ताख़ीर के बायस 5000 से ज़ायद मुसाफिर मुतासर हुए हैं। ओमिक्रॉन के पेश नज़र सफरी पाबंदियों के साथ साथ जापान की सरहदों पर सख्ती है ताकि वहाँ की नई किस्म के फैलाव को रोका जा सके। खेल के मैदान से खबर यह है कि पाकिस्तान में ओमिक्रॉन की तशखीस के बावजूद ऑस्ट्रेलिया की टीम स्केड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान का दौरा करेगी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने वाज़ेह कर दिया। बोर्ड की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि हमारी सिक्योरिटी टीम हाल ही में तमाम सूरत हाल का जायजा लेने के लिए पाकिस्तान गई थी। यौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मौके पर ओलंपियन सलाउद्दीन और डॉक्टर मोहम्मद अली शाह हॉकी अकेडमी में मेंस और विमेंस हॉकी मैच का इनेकाद किया गया। वुमेन्स के मैच में फातिमा जिन्ना 11 और मेंस के मुकाबले में मोहम्मद अली जिन्ना 11 ने कामयाबी हासिल की। ओलंपियन समीर हुसैन ने इनामात तकसीम किए और सालगिरह का केक भी काटा। मजीद आपको रिपोर्ट करेंगे मोहसिन मेहदी। ओलंपियन इस्लाहुद्दीन और डॉक्टर मोहम्मद अली शाह हॉकी अकेडमी में बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश कौमी जज्बे के साथ मनाया गया। इस मौके पर हॉकी मैचेस का इनेकाद किया गया और कायद-ए-आज़म की सालगिरह का केक भी काटा गया।
ویمنس کے میچ میں فاطمہ جناح 11 نے رانا لیاقت علی خان 11 کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دی. میچز ہونے چاہیے، اس سے آپ کو یہ ہے کہ آپ پہ کانفیڈنس ملتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ پھر آگے بھی بڑھ سکتے ہو. اور یہاں پہ نیشنل ڈے سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں، اور ہر نیشنل ڈے پہ میچز ہوتے ہیں. 23 مارچ، 25 دسمبر، 14 اگست، اور ہر اس میں میچز ہوتے ہیں. اور آج جو میچ ہے ہم نے یہاں کیک کاٹا. بہت اچھا ہوا جو ہمارے اگینسٹ ٹیم تھی انہوں نے ٹف دیا، لیکن ان کا 0 پہ فائن تھا اور ہمارے 2 گول کے، ہم نے 2 گول سے جیت گئے. مہمان خصوصی پاکستان ہاکی ٹیم کے کوچ اولمپئن سمیر حسین نے کہا کہ آج کے دن خصوصی طور پر میچز منعقد کرتے ہیں تاکہ نوجوان نسل کو بانی پاکستان کی قربانیوں کا علم ہو سکے. بچوں کو ان دنوں کی اہمیت کا پتہ چلنا چاہیے، اور وہی ہم لوگ ہمیشہ، چاہے وہ 14 اگست ہو، چاہے 25 دسمبر ہو، یا 23 مارچ ہو، جو سارے ہمارے قومی دن ہیں، ہم ان کو اسی طریقے سے مناتے ہیں تاکہ ہمارے جو آنے والا کل کے بچے ہیں ان کو ان دنوں کی اہمیت پتہ چلے. مینس کے مقابلے میں محمد علی جناح 11 نے لیاقت علی خان 11 کو 1 گول سے ہرایا. اس موقع پر وومنس کھلاڑی سیلفیاں بھی لیتی رہیں. محبت اور خوشبو کی شاعرہ پروین شاکر کو دنیا سے گزرے آج 27 برس بیت گئے. پروین شاکر نے نسائی شاعری میں اپنا اسلوب قائم کیا. ان کی شاعری آج کی شاعرات کے لیے مشعل راہ ہے. پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی. دل نشین غزلوں کی خالق پروین شاکر 24 نومبر 1952 کو کراچی میں پیدا ہوئیں. نیند جب خوابوں سے پیاری ہو تو ایسے عہد میں خواب دیکھے کون اور خوابوں کو دے تعبیر. انگریزی ادب میں ماسٹرز کیا اور CSS کر کے اعلیٰ عہدے پر بھی فائز رہیں. ہم نے ہی لوٹنے کا ارادہ نہیں کیا، اس نے بھی بھول جانے کا وعدہ نہیں. پروین شاکر کی شاعری ادبی افق پر خوشبو، خود کلامی، انکار، کف آئینہ اور ماہ تمام کی صورت میں طلوع ہوئی. مسئلہ جب بھی چراغوں کا اٹھا، فیصلہ صرف ہوا کرتی. ان کے کلام میں جڑے سترنگی الفاظ قاری سے تخیل کی داد ضرور وصول کرتے ہیں. کچھ تو ہوا بھی سرد تھی، کچھ تھا تیرا خیال بھی، دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال. دھوپ، پتا، شاخ، پھول اور خوشبو پروین شاکر کے استعارے ہیں. وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائے کی. انہوں نے اپنی نسوانیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہر طرح کی مضمون آفرینی کی. دل کو اس راہ پہ چلنا ہی نہیں جو مجھے تجھ سے جدا. 26 دسمبر 1994 کو پروین شاکر اسلام آباد میں ایک ٹریفک حادثے کے نتیجے میں موت کی وادی میں چلی گئیں. تیرے پیمانے میں گردش نہیں باقی ساقی، اور تیری بزم سے اب کوئی اٹھا چاہا. پروین شاکر اپنے خوبصورت اشعار کے ذریعے اردو کے چمن میں ہمیشہ مہکتی رہیں گی. دیکھتے رہیے GTV نیوز.